हम बात करें तो यहाँ तक बात हम लोगों ने बात की कि संविधान की मूलभूत अवधारणाएं क्या है। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र कैसे होंगे, 1 से 4 तक, 5 से 11 तक नागरिकता किन लोगों को दी जाएगी, आपके यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, उसके बाद फिर नागरिकता कहाँ से किस देश संविधान प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। उसके बाद हमने मौलिक अधिकारों की बात की जो भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद निदेशक तत्वों की बात की जो कहाँ से प्रभावित है, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रभावित है, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से प्रभावित है। ठीक है, इसी माइन्यूट चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत कुछ विशेष नहीं पूछेगा। ठीक है, रूस अमेरिका ये सब चीजें कहाँ कहाँ किसको एडजस्ट करना है ये आपको जानना है। उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को हमने पढ़ा। ये तो हो गए मूलभूत ढांचे, हो गए क्या चीजें आ रही है। फिर बात आता है कि सरकार के रूप या शासन के रूप। मैंने आपको बताया कि शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब शासन का रूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। शासन के रूप, ठीक है, शासन के रूप। शासन के रूप को हम 2 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस मैप को हम बना देते हैं। शासन के रूप को हम 2 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, इसको संघ भी कर सकते हैं। केंद्र, संघ लिखना ज्यादा ठीक है लेकिन आपके समझने के लिए मैं केंद्र ही कर दे रहा हूं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर। और उसके बाद ये जो दूसरा होता है विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। विधायिका और कार्यपालिका यह एक प्रकार से उत्तरदायित्व के आधार पर होता है, विधायिका और कार्यपालिका। ठीक है, मैंने बताया आपको कि सरकारें जो होती हैं 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं, संघ स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ऐसा होता है ना। तो संघ और राज्यों के मध्य जो बंटवारा होता है, शक्तियों के बंटवारे को लेकर जब हम विभाजन करते हैं तो उसको देखते हैं तो इसे 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं। ठीक है, इसे 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आती हैं। एक तो है एकात्मक, ठीक है, और एक है संघात्मक और एक है परिसंघात्मक। ठीक, ऐसे ही जब हम विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर बांटते हैं तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं आपके पास आती हैं। एक है संसदीय व्यवस्था और एक है अध्यक्षीय व्यवस्था, या संसदात्मक या अध्यक्षात्मक आप लिख सकते हैं। ठीक है, संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था। इस बात को, इस फ्रेमवर्क को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भारत का ढांचा है, किसी भी सरकार का जो ढांचा होगा इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर होगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल है क्या कि जब हम सरकारों के स्वरूप के आधार पर, मैंने बताया कि 3 स्तर की सरकारें हैं, तो सिर्फ हम केंद्र और राज्य के आधार पर जब बांट रहे हैं, जिस देश में, ठीक है, जिस देश में सिर्फ केंद्र स्तर की सरकार रहेगी, राज्यों का अस्तित्व नहीं रहेगा, वहां पर क्या व्यवस्था होगी, एकात्मक व्यवस्था होगी ना। इसे यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। और यह कहां पर है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में राज्य स्तर की सरकारें नहीं है ना। उसके बाद है संघात्मक व्यवस्था, जहां पर शक्तियों का विभाजन संघ मतलब केंद्र और राज्य में किया गया है। ठीक है, जो केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है और उसमें राज्यों को केंद्र से अलग होने की शक्ति नहीं है। मतलब भारत में अगर आप देखेंगे राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, और वहां पर भी अमेरिका में भी नहीं अलग हो सकते हैं। मतलब राज्यों से मिलकर तो संघ बनेगा ही, लेकिन उनको अलग होने का अधिकार नहीं होता है। तो यह व्यवस्था जो है यूएसए में है, अमेरिका में। और परिसंघात्मक व्यवस्था क्या होती है, जिनको राज्यों से अलग, जिन राज्यों को अलग होने का अधिकार रहता है। तो ऐसा आजकल तो स्विट्जरलैंड को अभी स्विस कॉन्फेडरेशन कहा जाता है, स्विस परिसंघ कहा जाता है, लेकिन वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं नहीं। वहां पर दरअसल है क्या, अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यह उदाहरण आपको मिलता है यहाँ पर, जो सोवियत संघ नहीं था, यूएसएसआर जिसे कहा जाता था, जो कि विघटित हो गया 1990 में, तो राज्य उससे अलग हो गए। तो यूएसएसआर का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जो कि आजकल कहीं पर नहीं दिखता है। ठीक, और फिर बात यहाँ पर देखिए, इसी में संदर्भ में भारत को समझ लेना है कि भारत में कौन सी व्यवस्था होगी। तो ऐसे देखने पर बात होती है कि संघात्मक व्यवस्था है भारत में, मतलब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, मतलब केंद्र राज्य संबंध के आधार पर इसमें शक्तियों के बंटवारे को लेकर है। और अलग होने के अधिकार पर हम देखते हैं
और अवशिष्ट शक्तियों पर, मतलब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का पृथक्करण किया गया। जैसे मैंने आपको जो 7वीं अनुसूची के बारे में बात की, तो 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और बात ये होती है अमेरिका, और एक होता है अवशिष्ट, और अमेरिका में आप देखेंगे संघ सूची और राज्य सूची है। और उसके अलावा एक शब्द आता है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय मतलब जो विषय बच जाते हैं, जिनकी बात इन विषयों में नहीं की गई है। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है वो राज्यों के पास होती है ना, लेकिन भारत में राज्यों के पास नहीं है। भारत में किसके पास है? केंद्र के पास है। इस व्यवस्था को लेकर कुछ लोग भारत की आलोचना करते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। उसमें एक है व्यक्ति है केसी वियर, लिखिए केसी वियर। केसी वियर के अनुसार भारत में अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। ये स्टेटमेंट आपसे बहुत पूछा जाता है। केसी वियर, केसी वियर ऐसे लिखा जाएगा, केसी वियर। भारत में क्या है? अर्धसंघात्मक व्यवस्था है। केसी वियर अर्धसंघात्मक मतलब पूरे स्तर पर संघ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब क्योंकि राज्यों को उतनी शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसके डिटेल में फिर हम नहीं जाएंगे। परिसंघ का मतलब वही मैंने बता दिया, वो होता है। तो भारत लगभग संघात्मक व्यवस्था के करीब है। और जो भारत में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है वो कहां से अपनाए गए हैं? कनाडा के संविधान से, ठीक है। और उसके बाद एक आधार और होता है। मैंने आपको बताया था कि शासन के अंगों में 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। जब न्यायपालिका तो अलग हो जाती है क्योंकि वो कानूनों की जांच करेगी। 2 चीजें होती है, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का मतलब सीधे आप अपनी संसद से समझ लीजिए, जो कानून बना रही है। विधायिका कानून बना रही है तो आपकी संसद हो गई। कार्यपालिका उसकी जो सरकार है, मतलब जितने लोग सरकार में शामिल हो गए, उन कानूनों को लागू करने का कार्य सरकार ही तो कर रही है। और सरकार निश्चित रूप से विधायिका का अंग है। अगर विधायिका संसद है ना, और उस संसद का पार्ट ही सरकार है, तो आप कहेंगे कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका का भाग है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन बात क्या है, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? ब्रिटेन की देन है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी मतलब आप जवाबदेह होते हैं। विधायिका आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकती है। जैसे भारत में देखिए प्रश्नकाल चलता है, शून्यकाल चलता है, सब किस लिए चलता है? बजट पर चर्चा होती है, किस लिए होती है? कि आप उत्तरदायी हैं, आप जवाब देंगे। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वहां संसदीय व्यवस्था होती है। और निश्चित रूप से कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। सरकार यहाँ पर आप देखेंगे संसद का अभिन्न अंग है। और अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है कि यह उत्तरदायी नहीं होती। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था में है, वह उत्तरदायी कांग्रेस के प्रति नहीं है। वहां की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है, तो वह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है कि हम आपके प्रति जवाब दे नहीं है। मतलब कांग्रेस उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते या किसी मसले पर उनको हटा नहीं सकते। और दूसरी बात, वहां का राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे भारत में जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा किसी मंत्री को, तो वह सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं तो 6 महीने के अंदर वह सदन की सदस्यता ले, ग्रहण करे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो आप लोगों के पास खूब चांस है कि अगर ट्रंप से अच्छा रिश्ता है तो आपको नियुक्त कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहां पर किसी को भी, जैसे जो उनको पसंद है उनको नियुक्त कर सकते हैं। तभी प्राइवेट सेक्टर के लोग वहां पर ज्यादा आते हैं ना। तो वहां पर उत्तरदायी नहीं है। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ की विशेषता हो गई? ब्रिटेन की और भारत की। और अध्यक्षीय व्यवस्था कहाँ की हो गई? अमेरिका की। और एक व्यवस्था और आती है अमेरिका की व्यवस्था, इसको लिख लीजिएगा। एक व्यवस्था होता है जिसे अध्यक्षीय वर्ग कहा जाता है, इसको भी लिखिए, अध्यक्षीय वर्ग। अध्यक्षीय वर्ग इसको समझा दे रहा हूँ, यह है फ्रांस में। अध्यक्षीय वर्ग जो व्यवस्था है वह है फ्रांस में। इसका मतलब है वहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में बराबर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। समझ रहे हैं ना? दोनों में समान शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये बातें हो गई। अब फिर हम देखते हैं क्या है